हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टाइप ए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 चैप्टर 1 सुमित अरोड़ा बुक से। वेल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गया था टाइप ए से चैप्टर 1 के अंदर। Students, thank you once again for all the lovely comments that I get on my video and especially on the solution video that I started in the last section, and I got such beautiful comments by all the students. Thank you once again for it. So students, let us start with the remaining part of the type A questions from chapter 1. So let us begin. Now question number 11 says write statement to delete a column from a data frame. Students, to delete a column from a data frame, we have already covered while we were doing the chapter. We will use the keyword del. So now you need to frame the answers in the way you like. I'll tell you the answer. I'll explain it to you here. Now using del, we'll write del and then we write the data frame object name. So here like ये bracket का मतलब है कि इसके अंदर जो भी नाम है वो user defined होगा और उसके बाद students हम लोग कॉलम का नाम लिखते हैं इस तरह से. So now this is the syntax for deleting a column from a data frame. Now if I take an example, suppose I have to delete a column density from a data frame df1 which we had already created during our classroom teachings. So we'll write del def1, then inside bracket we'll write down density. So this will serve the purpose. Next question students, write statement to change the value at 5th row and 6th column in a data frame df. अब स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग को कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करना होता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 5th रो के 6th कॉलम के वैल्यू को ही असाइन करना है, मतलब एक पर्टिकुलर सेल के बारे में बात कर रहा है जो कि 5th रो में लाई करेगा एंड 6th कॉलम में लाई करेगा. एक पर्टिकुलर सेल को हम एक्सेस करने के बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें डेटा फ्रेम से चाहिए. तो आई होप अगर आपको याद हो तो हम लोग IAT यहाँ पे IAT यहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे I stands for integer location at a particular position in a data frame. So suppose students, मान लेते हैं कि जो वैल्यू चेंज करना है इसने बोला और नया वैल्यू 10 है, असाइन करना है हमें, न्यू वैल्यू टू बी असाइंड इज 10. मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, आंसर में आप सिर्फ 10 की जगह आप न्यू वैल्यू भी लिख सकते हैं, है ना, एज अ वर्ड की न्यू वैल्यू जो भी हो. वेल स्टूडेंट, IAT हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे I इसलिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लोकेशन पता है, इंटीजर लोकेशन पता है. अब तो ये तो ठीक है, क्वेश्चन में डेटा फ्रेम का नाम भी दे दिया है DF, तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे df.iat, दैट इज ओके. अब इसके अंदर हम लोग को रो और कॉलम का लोकेशन असाइन करना है, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू लिखते हैं जो असाइन करना है हमें. मान लिया हमने यहाँ पर 10 न्यू वैल्यू असाइन करना है तो हम लिखेंगे 10. अब मेन थिंग जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है वहां पे बहुत ध्यान देंगे हम लोग कि अगर 5th रो चाहिए, इफ यू रिमेंबर द रो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, सो दैट इज 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रो एंड कॉलम के इंडेक्सिंग होते हैं स्टूडेंट्स. तो अगर हमें 5th रो चाहिए, दैट मीन्स 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो, दैट मीन्स हम लोग रो नंबर असाइन करेंगे 4 एंड अगर 6th कॉलम चाहिए तो हम कॉलम नंबर असाइन करेंगे 5. सो दिस इज टू बी टेकन केयर. रेस्ट इट्स a very simple application of the theory that we have done. Student, next question, write statement to change the values to 750 at 4th row to 9th row 7th column in a data frame df. Students, यहाँ पे हम लोग ये चीज ध्यान देंगे कि हमें बोला गया है वैल्यूज चेंज करना है 4th रो से लेके 9th रो तक का, मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल वैल्यू का बात नहीं हो रहा है, एक इंडिविजुअल ब्लॉक सेल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक सबसेट ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व है. तो स्टूडेंट, जहाँ पे सबसेट ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व होता है वहां पे हम लोग LOC या फिर ILOC यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा तो. नाउ इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को नंबरिंग पता है, इंटीजर लोकेशन पता है ना, 4th रो 9th रो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो विल यूज ILOC. ओके, नाउ हाउ डू वी यूज दैट? So we'll definitely write df because the name of the data frame is df dot ILOC, इंटीजर लोकेशन. हमें एक्सेस करना है कुछ तो हम लोकेशन लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या लिखना है, और ये वैल्यू नया असाइन कर रहे हैं हम 750. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं 7th कॉलम. तो 7th कॉलम का मतलब हम डेफिनेटली यहाँ 6 लिख देंगे
क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मुझे 7th कॉलम चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7th कॉलम चाहिए तो नंबर पोजीशन नंबर 6 चाहिए मुझे, इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ लाइक वी आर here with 4th row to 9th row. Now for 4th row we must write here 3, because 1 2 3 4 4th रो, बट यहाँ ध्यान देंगे 4th रो से लेके स्टूडेंट्स हम लोग को 9th रो तक चाहिए। तो डेफिनेटली एक आपको ऑब्जर्वेशन होगा कि वी शुड राइट हेयर 8, बट हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ILOC पढ़ने के वक्त मैंने आपको समझाया था कि ये जो लास्ट नंबर होता है जो हम पोजीशन में यहाँ डालते हैं वो -1 तक जाता है। सो अगर हमने यहाँ 9 लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली 8 तक जाएगा, मतलब ये फेच करेगा आपका 3rd से लेके 8 नंबर तक। आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 4th से 9th रो तक की बात कर रहे हैं हम। सो दिस विल बी योर आंसर। Students, next question है, what is the difference between ILOC and LOC with respect to a data frame? I feel this is an important question. We have been discussing this time and again, students, but let us again once again do it, that how do we write the answer. Now we know that both of them, right, both of them, ILOC and LOC, are used to select subset of data from a data frame. So you can just mention in your copy that both of them are used to select subset of values from a data frame. But now what is the difference? The difference is that, students, we use LOC when we know row or a column label, that is we know the name of the row or column, but we use ILOC, students, when we have integer location, because here I stands for integer. So when we have integer location of row or that particular column and not the label, so in that situation only then we are going to use ILOC. Okay, next question, student, what is the difference between IAT and AT with respect to data frame? Now students, we know both are, what is the similarity? Let us first discuss that both are used. The similarity is that, students, both are used to select individual data from a data frame. इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा का मतलब है कि एक डेटा फ्रेम है और आपको पता है, सपोज यहाँ पे ABC 3 कॉलम है, XYZ 3 रो है, और आपको पता है कि Y रो के B कॉलम, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक का हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है एक इंडिविजुअल डेटा। तो अगर आपको लेबल पता है, ABC XYZ नाम पता है रोज या कॉलम का, तो हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे AT। सो AT इज यूज्ड व्हेन यू हैव रो और कॉलम लेबल। बट अगर नाम ना पता हो कि यहाँ पे 0 1 2 और 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट हो, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज करेंगे IAT, जहाँ पे I स्टैंड करता है इंटीजर, सो इंटीजर लोकेशन। सो दिस इज यूज्ड व्हेन वी हैव रो और कॉलम्स इंटीजर लोकेशन। ओके, now next question, students, how do you delete columns from a data frame? Well, to delete columns from a data frame, students, we definitely use del keyword. Now how do we delete? Suppose आपको density column delete करना है, तो हम लिखेंगे del df ब्रैकेट के अंदर density। Now students, there is one more way, है ना, how we can do this. Suppose आप ऐसे भी लिख सकते हो df drop, जबकि ड्रॉप हमने रो के अंदर यूज किया था। अब आपके पास मान लेते हैं मल्टीपल कॉलम्स है, आपको टोटल कॉस्ट और ऑर्डर आईडी दोनों ही कॉलम अपने डेटा फ्रेम से एंटर डिलीट करना है। हम ऐसे लिखेंगे। एक चीज जो नोट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, क्योंकि एक्सेस 1 का मतलब होता है हम कॉलम का बात कर रहे हैं। अगर आप एक्सेस 0 लिखते हैं मतलब हम रो डिलीशन का बात कर रहे हैं। और अगर आप ये मेंशन ही नहीं करते हैं, अगर आप इस एक्सेस वाले को भूल जाते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये रो डिलीशन हो जाएगा। So we can delete the column in either of the two ways. Next question, students, how do you delete rows from a data frame? Well, to delete rows from a data frame, we just now discussed, we'll use drop. Now how do we use drop? We write df dot drop,
and then inside the bracket, suppose you want to delete the row Mumbai, so you write Mumbai, then bracket close, then axis is equal to 0. Now student, last question for type A, which function would you use to rename the index or column names in our data frame? Well, students will use rename function. It's very simple, one mark question. So they have just asked you which function you should use, so we should use rename function. I suggest you that student, you please also keep in mind the syntax of the rename function, which we have already discussed it during the classroom videos. So students, with this we complete with all the questions from type A of your Sumit Arora book from chapter 1. Well students, if you still have any doubt or if you are following any other book and you have a query from there, you're always free to drop in the comment below and I would love to help you. Students, you can also join in the Telegram group whose link I'll be giving in the description box below here, so that any moment you're free to communicate with me regarding your doubts. So students, until my next video, keep studying, keep sharing the video. Stay blessed. Thank you.